आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, मेरा नाम नितिन ठाकुर। 18 नवंबर की शाम हो गई है तो रोज की तरह शुरू करते हैं दिन भर। पॉक्सो एक्ट के एक चर्चित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला बदल दिया है। जानेंगे कि हुआ क्या। पटियाला हाउस कोर्ट ने सलमान खुर्शीद को राहत दी है, उनकी किताब पर बैन नहीं लगेगा। तो ये समझेंगे कि दोनों तरफ के पक्षों ने क्या दलील रखी थी कोर्ट के सामने। पीएम नरेंद्र मोदी ने सिडनी डायलॉग में पहली बार क्रिप्टो करेंसी पर बयान दिया है। क्या बोले वो और इसका क्या असर होगा क्रिप्टो पर, समझेंगे मार्केट एक्सपर्ट से। दिल्ली में बढ़ते पॉल्यूशन का एक इलाज एयर प्यूरिफायर जरूर है, लेकिन यह असरदार कितना है इसकी भी बात करेंगे। और आखिर में बात पेटीएम की भी होनी है, क्योंकि आज लिस्ट होते ही उसके शेयर धड़ाम हो गए। तो वजह समझेंगे, लेकिन पहले खुशबू के साथ 60 सेकंड्स हेडलाइंस। आरबीआई कर सकता है अगले साल तक अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च। एसबीआई के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में केंद्रीय बैंक के वरिष्ठ अधिकारी ने जताई संभावना। पंजाब में सिद्धू चन्नी में फिर बढ़ी रार। करतारपुर कॉरिडोर नहीं ले जाने पर नाराज हुए कांग्रेस अध्यक्ष। भारत और चीन के अधिकारी आज एक बार फिर साथ बैठे। सरहद पर शांति बनाए रखने पर बनी सहमति। जल्दी होगी कमांडर लेवल की बातचीत। 2020 दिल्ली दंगा के इस मामले में विधानसभा की शांति समिति के सामने पेश हुए फेसबुक के अधिकारी 3 महीने के रिकॉर्ड मांगे गए। 2 साल में भारतीय सीमा के 6 किलोमीटर अंदर चीन ने बनाई 60 इमारतें। सैटेलाइट इमेज से हुआ खुलासा। अब कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके ही खरीद पाएंगे शराब। मध्य प्रदेश के खंडवा में जिला प्रशासन ने जारी किया आदेश। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, ऑनलाइन गांजा सप्लाई मामले पर अगर ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट अमेजन की हुई गलती तो लेंगे एक्शन। जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने श्रीनगर के हैदरपोरा इलाके में मुठभेड़ में मारे गए 2 नागरिकों की मौत की मजिस्ट्रेट जांच का दिया आदेश। और पाकिस्तान के विधायक का कथित अश्लील वीडियो वायरल। केंद्रीय एजेंसी की जांच के बाद एक गिरफ्तार। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। शुरुआत कोर्ट से निकली 2 बड़ी खबरों से। सुप्रीम कोर्ट ने आज बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले को खारिज कर दिया जिसमें हाई कोर्ट ने कपड़ों के ऊपर से किसी के प्राइवेट पार्ट्स को छूने को यौन शोषण मानने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। दोषियों को 3 साल जेल की सजा मिली और कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट के इस फैसले का आधार हमें समझ में नहीं आया। तो ये केस क्या था, बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या कहा था और सुप्रीम कोर्ट में हुआ क्या, ये हमने पूछा आज तक रेडियो रिपोर्टर अनीशा माथुर से। देखिए, ये केस जो था एक 12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मैटर था, जो कि बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने क्या किया था कि कई सेक्शन जो है पॉक्सो एक्ट यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट के जो कुछ सेक्शंस हैं, उनमें से एक है सेक्शन 7 जो कि सेक्सुअल असॉल्ट का सेक्शन है। कोर्ट ने कहा था कि ये मॉलेस्टेशन हो सकता है लेकिन सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हो सकता, क्योंकि बच्ची के कपड़ों से छेड़खानी नहीं हुई थी। कपड़े पहने हुए थे बच्ची ने और उसे छुआ गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये आज माना है कि जो बॉम्बे हाई कोर्ट की जजमेंट थी वो बिल्कुल गलत थी, क्योंकि ये जो सेक्शन है जो पॉक्सो एक्ट है खास तौर से बच्चों को इस तरह की प्रताड़ना से बचाने के लिए किया गया था। और टच का जो सेक्शन है, इसमें टच की जो डेफिनेशन है उसका मतलब ये नहीं है कि आपको डायरेक्ट स्किन टच करनी होगी बच्चे की। अगर आपने बच्चे को किसी भी तरह से छुआ है और सेक्सुअल इंटेंट के साथ छुआ है तो ये जो सेक्शन है वो वैध है, उसके अंदर आपको सजा हो सकती है। कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो बॉम्बे हाई कोर्ट का वर्डिक्ट था कि स्किन को स्किन से छूना जरूरी है सेक्सुअल असॉल्ट के लिए, ये बिल्कुल गलत अप्रोच रही है, क्योंकि इस सेक्शन में ये कहीं नहीं कहा गया है कि बच्चे की स्किन छूना यानी कि शरीर को डायरेक्टली शरीर से छूना जरूरी है। ये कहा गया है कि छूना और सेक्सुअल इंटेंट के साथ यानी कि बच्चे को गलत नजर से देखते हुए छूना जरूरी है। तो अगर आप ये कहते हैं कि स्किन का छूना जरूरी है तो एक बहुत अजीब विडंबना होगी आगे के केसों में कि अगर किसी बच्चे को कपड़ों के थ्रू या किसी बेडशीट के थ्रू या किसी कॉन्डम के साथ छुआ गया तो उसको आप सेक्सुअल असॉल्ट नहीं मानेंगे, जो कि इस सेक्शन में ऐसा नहीं लिखा गया है। कोर्ट ने ये कहा है कि फिजिकल कांटेक्ट जो होता है, टच यानी कि छूना, इस सेक्शन में ऑफेंस माना गया है। आप ये नहीं कह सकते कि किस तरह से छुआ जाए
तब ऑफेंस होगा। सिर्फ ये इतना काफी है कि आपने उस बच्चे को छुआ और गलत तरीके से गलत जगह पर छुआ। दूसरी खबर पटियाला हाउस कोर्ट से आई है। कोर्ट ने सलमान खुर्शीद को राहत दी है। उनकी हाल ही में किताब आई थी, वो बैन नहीं होगी। ये वही किताब है जिसे लेकर हिंदू संगठन लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनके नैनीताल वाले घर में किसी ने आगजनी भी कर दी थी नाराज होकर। तो कोर्ट ने कहा है कि किताब का जवाब किताब से दीजिए, विचार का जवाब विचार से दीजिए। आप किताब के खिलाफ प्रचार भी कीजिए, प्रतिबंध लगाकर आपको भला क्या हासिल होगा अगर उससे कोई कानून ना टूट रहा हो। तो किताब बैन की मांग करने वालों की दलील क्या थी और कोर्ट ने उन दलीलों को खारिज करते हुए क्या कहा, ये हमने पूछा आज तक रेडियो रिपोर्टर संजय शर्मा से। ये हिंदू सेना की ओर से सलमान खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या, इसके विरोध में, इस पर रोक लगाने के लिए उन्होंने एक याचिका पटियाला हाउस कोर्ट में दाखिल की थी। नई दिल्ली की जिला अदालत पटियाला हाउस में चलती है और उस पटियाला हाउस कोर्ट में इनकी अर्जी पर सुनवाई करते हुए ये कहा गया कि इस पर रोक लगाने से अदालत अभी इनकार करती है क्योंकि पुस्तक प्रकाशन का अधिकार, ये अपना निजी विचारों का प्रकाशन है, इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती। हाँ, याचिकाकर्ता चाहें तो इस पुस्तक के विरोध में जो प्रचार करना चाहते हैं वो कर सकते हैं और इनसे इनकी भावनाएं आहत हुई हैं, ऐसा याचिकाकर्ताओं ने कहा कि पुस्तक के कुछ अंश हैं जिससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं, लिहाजा इसमें उसका खंडन प्रकाशित कर सकते हैं याचिकाकर्ता चाहें तो, और चाहें तो अपने और संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए उनसे अदालत में जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल पटियाला हाउस कोर्ट ने इस पुस्तक के प्रकाशन, इसके वितरण, इसकी खरीद बिक्री, बाजार से इसको जब्त कर लेने की तमाम मांगे अभी अस्वीकार कर दी हैं। पीएम मोदी ने आज सिडनी डायलॉग को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। सिडनी डायलॉग दरअसल एक पहल है जहां दुनिया भर के टॉप लीडर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट और ब्यूरोक्रेट्स जमा होते हैं और फिर दुनिया भर में व्यापार, तकनीक और डेवलपमेंट और चैलेंजेस, इन सब पर बातें होती हैं। ये ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट की एक पहल है। इस बार सिडनी संवाद में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे दोनों शामिल थे। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को हाईलाइट किया, साथ ही भारतीय नजरिए से व्यापारिक उपलब्धियों और चैलेंजेस पर कई बातें कहीं। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी और डेटा इस वक्त हमारे लिए सबसे मजबूत हथियार बन चुके हैं। मोदी पहली बार आज क्रिप्टो करेंसी पर भी खुलकर बोले। कहा कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर हमें थोड़ा सा सचेत रहना होगा कि कहीं इसका इस्तेमाल जो है वो गलत तरीके से ना हो। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। एसेंशियल फॉर डेमोक्रेसीज टू वर्क टुगेदर, टू इन्वेस्ट टुगेदर in research and development in future technology. It should also recognize national rights and at the same time promote trade, investment and larger public good. Take cryptocurrency or Bitcoin. तो सरकार क्रिप्टो को लेकर हफ्ते भर से काफी एक्टिव दिख रही थी, लेकिन अब प्रधानमंत्री की जुबान पर इसका नाम है तो फिर जाहिर है इससे मार्केट में खलबली मचनी थी। हमने इंडिया टुडे टीवी के नेशनल अफेयर्स एडिटर राहुल श्रीवास्तव से बात की और पूछा कि अब क्रिप्टो पर इसका कितना असर पड़ेगा। देखिए, जो क्रिप्टो करेंसी का मामला है, इसमें मैं एक बात कहूं कि अगर आप बाजार के नजरिए से देखें तो हालांकि प्रधानमंत्री का बयान जो है वो ये है कि इसमें युवा जो है अट्रैक्ट हो रहे हैं और कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर है यानी है उसका ध्यान रखना पड़ेगा और रेगुलेशन की जरूरत है। लेकिन अगर आप देखिए तो अप्रैल 2018 में आरबीआई ने एक नोटिफिकेशन के जरिए क्रिप्टो करेंसी पे पूर्णतः बैन लगा दिया था, जो कि सुप्रीम के आदेश के बाद में खोला था। लेकिन आरबीआई अभी तक सशंकित है क्रिप्टो करेंसीज को लेकर के कि जो देश की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है और मार्केट्स है उस पर क्या उसका असर पड़ेगा, क्योंकि उसका कोई प्रावधान नहीं है आज की तारीख में। अगर आप कहें कि आज प्रधानमंत्री के बयान का बिटकॉइन पे और क्रिप्टो करेंसी के बाजार पे क्या फर्क पड़ेगा, वो असर अगर मैं एक तरफ कहूं, लेकिन कहीं ना कहीं एक पहल हुई है। प्रधानमंत्री ने जो रिव्यू बैठक करी शनिवार को पिछले और सोमवार नवंबर 15 को जो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस है, ये डिपार्टमेंट से रिलेटेड, मिनिस्ट्री से रिलेटेड इनकम है, उसमें पहली बार यानी पार्लियामेंट की किसी समिति ने पहली बार
जो बिटकॉइन को क्रिप्टो करेंसी चलाने वाली जो BACC संस्था है, CII जो कि इंडस्ट्रियल बॉडी है, इन सबको बुलाया था कि क्रिप्टो करेंसी पे वो उनके विचार जानना चाहते थे। और उस बैठक में तमाम सांसदों को काफी चिंताएं थी क्रिप्टो करेंसी को लेकर के, कि जब क्रिप्टो करेंसी चलाने वाले कहते हैं कि इस देश में 60 लाख लोग इससे जुड़ गए हैं, निवेश बढ़ रहा है, तो उनका कहना था कि जब इस देश के अंदर सिर्फ 8 करोड़ लोग डायरेक्ट टैक्स देते हैं, तो इतने सारे लोग अगर निवेश कर रहे हैं तो कहीं ये नई परेशानी का सबब तो नहीं होगा, क्योंकि कोई रेगुलेशन नहीं है। उसके अलावा उनका ये भी सांसदों का कहना था कि जिस तरह से एक समय पे पॉन्जी स्कैम हुआ था, जो चिटफंड स्कैम था, उसमें चिटफंड में कानून नहीं थे लेकिन चिटफंड चल रहे थे। तो उसी तरह से कहीं ना कहीं पूरी पार्लियामेंट्री कमेटी में ये विचार था कि पॉन्जी ये जो क्रिप्टो करेंसीज हैं, इनको अब रोका नहीं जा सकता, लेकिन एक रेगुलेशन की जरूरत है। तो ये कहना कि इसका बहुत बाजार पे बहुत नेगेटिव असर पड़ेगा, लेकिन पहली बार इस बारे में देश भर में डिबेट शुरू हो जाना, ये भी एक अक्षर पड़ी है। तो यानी मैं कहूंगा एक तरह का बैलेंसिंग एक्ट हो जाएगा। अच्छा राहुल जी, क्रिप्टो करेंसी के अलावा पीएम ने व्यापार, निवेश और तकनीक को लेकर और क्या कहा? प्रधानमंत्री ने कहा कि जो डिजिटल एज है वो दुनिया में सब कुछ बदल रही है। उन्होंने कहा कि इसने राजनीति को बदला है, अर्थव्यवस्था को बदला है और समाज को बदला है। ये नए सवाल खड़े करवा रहा है सॉवरेनिटी को, यानी स्वायत्तता को लेकर के। इसके अलावा गवर्नेंस किस तरह से, यानी सरकारें किस तरह से काम करें, एथिक्स क्या हो, कानून क्या हो, हक क्या हो और जनता को सुरक्षा क्या मिले, ये सारे चीजें जो हैं वो डिजिटल एज में आकर के बदल रही हैं। और जो पूरी दुनिया में जो प्रतिस्पर्धा है वो नेताओं में, ट्रेड में या सत्ता में वो बदल रही है, क्योंकि डिजिटल एज की जो टेक्नोलॉजी आई है उसके कारण। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो UPI यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस है वो इंडिया का दुनिया का सबसे बड़ा पेमेंट सिस्टम है, और ये एक फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी सभी लोगों को देश की फाइनेंशियल व्यवस्था जो है उसमें जोड़ने की कवायद है। जिस तरह की जनधन में कई 40 करोड़ से ऊपर के अकाउंट खुले हैं, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन का हिस्सा है कि आज की तारीख में अगर पिछले 4-5 सालों में देखा जाए तो जितनी UPI की ट्रांजैक्शन होती थी उसमें 70 गुना इजाफा हुआ है। तो प्रधानमंत्री ने उसका जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने इस चीज का भी जिक्र किया कि आरोग्य सेतु जो ऐप बनाया गया था कोविड-19 पैंडेमिक को देखते हुए, उसमें किस तरह से वैक्सीनेशन पूरे देश की इतनी बड़ी ज्योग्राफी को 100 करोड़ से ऊपर लोगों को वैक्सीनेशन जनवरी में शुरू करके अभी नवंबर के आते आते 100 करोड़ से कई ज्यादा ऊपर लोगों को वैक्सीन दिया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत जो है वो पूरे दुनिया की प्रॉस्पेरिटी, यानी समृद्धि और सिक्योरिटी, यानी उनकी सुरक्षा के लिए भारत काम करने के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जो भारत का डिजिटल रेवोल्यूशन है वो हमारे लोकतंत्र में रचा बसा है, हमारी जनता के, आवाम के, लोगों में बसा हुआ है, और वो देश में इनोवेशन के जरिए युवा लोगों को और गरीब लोगों को, समाज के सभी वर्गों को जोड़ करके आगे बढ़ने की नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहा है। तो प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में भारत का पक्ष रखा कि किस तरह से पुरातन सभ्यता का देश भारत नई टेक्नोलॉजी को लेकर के एक नए वैश्विक और सामयिक पैराडाइम को लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। दिल्ली में पॉल्यूशन की जो मुसीबत है उसका समाधान अब तक हुआ नहीं है। AQI के हिसाब से आज सुबह दिल्ली की हवा वेरी पुअर के स्तर पर थी। 362 रहा आज का AQI। जब हवा इतनी खराब है तो असर लोगों की सेहत पर बराबर होना ही है। इस बीच दिल्ली में एयर प्यूरीफायर की बिक्री में जबरदस्त उछाल आया। मतलब इधर AQI बढ़ा, उधर एयर प्यूरीफायर की बिक्री बढ़ी। सवाल यह है कि एयर प्यूरीफायर हवा को कितना प्यूरीफाई कर सकता है, ये हमने पूछा आज तक रेडियो रिपोर्टर ऐश्वर्या पालीवाल से। देखिए, एयर प्यूरिफायर्स अब हमने जिस तरीके से पहले हमें लगता था कि लोग मतलब जिस तरह से लोग अपने घरों में फ्रिज रखने लग गए, AC रखने लग गए, वैसे ही असेंशियल कमोडिटी अब एयर प्यूरिफायर हो चुका है। स्पेशली अगर दिल्ली NCR की बात करें, साल दर साल हमने देखा है किस तरीके से दिवाली के अगले दिन खास करके जो प्रदूषण का लेवल है कई जगह 999 तक पहुंच चुका था। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए बिक्री बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कई लोग जो लोग अपने घरों में एयर प्यूरिफायर्स रखते हैं उनका ये कहना है कि उन्हें घर के अंदर सांस लेने में और घर के बाहर सांस लेने में जमीन आसमान का अंतर नजर आता है। कई ऐसी कंपनीज भी हैं जो काफी इनोवेटिव हो गई है एयर प्यूरिफायर्स को लेके, तो वो आपको
रेड से लेके ऑरेंज से लेके ग्रीन तक लाइट दिखाती है। जब आपकी जो हवा जिस कमरे के अंदर एयर प्यूरिफायर रखा रहता है, जब वो ग्रीन हो जाता है, तब वो एक इंडिकेशन होता है कि उस कमरे की या जिस इलाके के अंदर वो रखा है उसकी हवा पूरी तरीके से साफ हो चुकी है और पोल्यूशन से फ्री हो चुकी है। तो काफी हद तक 70 से 80% जो एयर प्यूरिफायर्स मार्केट में मिल रहे हैं वो एयर को काफी हद तक क्लीन करने में आज के टाइम में सक्षम है। ऐश्वर्या, अगर आंकड़ों की बात करें तो दिल्ली में जो ये हवा की गुणवत्ता खराब हुई, इसके बाद प्यूरिफायर की बिक्री कितनी बढ़ी है, आंकड़े क्या कहते हैं? देखिए, अगर एयर प्यूरिफायर्स की बात करें तो सबसे ज्यादा एयर प्यूरिफायर्स नॉर्थ रीजन के अंदर बिकते हैं। 70 से 80% जो एयर प्यूरिफायर्स पूरे हिंदुस्तान में बिकते हैं वो नॉर्थ रीजन से आते हैं, जिसमें की भी कॉन्सेंट्रेशन दिल्ली और उसके आसपास के इलाके फरीदाबाद, गुड़गांव, नोएडा यहाँ से रहता है। साल दर साल हमने देखा है कि एयर प्यूरिफायर्स की सेल बढ़ती रही है और अगर आंकड़ों की बात करें तो अब मार्केट का जो पूरा ओवरऑल मार्केट है उसको 500 करोड़ तक बता दिया गया है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये 500 करोड़ अगर पोल्यूशन साल दर साल बढ़ता रहा तो बढ़ के 1000 करोड़ अगले 3 से 4 साल के अंदर पूरा मार्केट की जो वैल्यू है वो उतनी हो जाएगी। और अगर एयर प्यूरिफायर्स की बात करें तो वो भी 5,000 से रेंज तक 10,000 की रेंज तक अब मिलने लग गए हैं। और इनोवेशन जिस तरीके से चल रहा है, कंपनियों का कहना है कि हो सकता है कि और महंगे एयर प्यूरिफायर्स अगले कुछ सालों में हिंदुस्तान में मिलने लगे। कि अगर हम सिर्फ जब पोल्यूशन की बात करें तो 999 दिल्ली के कई इलाकों में था। अगर हम गाजियाबाद की बात करें, नोएडा की बात करें तो पिछले कई दिनों से उनकी एयर क्वालिटी 400-500 जा रही थी। AQI इतना जा रहा था, मतलब हवा बहुत ज्यादा प्रदूषित हो चुकी थी, जहरीली हो चुकी थी। तो कई सारा जो मार्केट है वो इसी पूरे इलाके से मिलता है और साल दर साल 20 से 25% जो है एयर प्यूरिफायर्स का मार्केट इन आसपास के इलाकों में बढ़ने लग गया है। फरीदाबाद बोलें, अगर हम नोएडा बोलें, गाजियाबाद बोलें, दिल्ली को छोड़ के सारी कंपनीज को लगता है कि पिछले 2-3 सालों में यहाँ से बहुत ज्यादा बिक्री होने लग गई है। और हर साल अगर हम बात करें कि मार्केट कितना बढ़ रहा है तो 20 से 25% साल दर साल ग्रोथ हो रही है एयर प्यूरिफायर्स मार्केट में। अपार हर्ष के साथ सभी सुनने वालों को सूचित किया जाता है कि वॉइस नोट में आवाज में अपना रिएक्शन भेजना चाहते हैं और वो आसान भी है, बस बटन दबाइए भेजिए। तो नंबर है, लिख लीजिए कि 99 533 233 03। जो लोग दूरदर्शन के अभ्यस्त हैं उनके लिए मैं पढ़ दूं इसको, 99-533 23303। गुमशुदा तलाश केंद्र। लेकिन ठीक है, इसमें मतलब 3 ताल का जो नंबर आपने बताया है उसमें 5 बार 3 आया है, तो याद तो बाकी 5 ही करने हैं। हाँ। तीन की भरमार है इसमें। हाँ, 3 ताल में 3 की भरमार होनी भी चाहिए। और बात अब पेटीएम की, जिसे लेकर आज बाजार में काफी चर्चा रही। पेटीएम के लिए तो आज का दिन काफी ऐतिहासिक था और इसलिए लिस्टिंग सेरेमनी पर कंपनी के फाउंडर और CEO विजय शेखर शर्मा काफी भावुक हो गए, उनकी आंखें नम हो गईं। हालांकि पेटीएम के शेयर्स जो आज लिस्ट हुए उनका प्रदर्शन काफी निराशाजनक था। BSE पर पेटीएम के शेयर 1,955 रुपये पर और NSE में 1,950 पर लिस्ट हुए, लेकिन 10 बजे ये गजब के टूटे। बीते दिनों कुछ और बड़ी कंपनियां भी आई थीं, उनके IPO भी खुले, काफी फायदेमंद रहा, लेकिन पेटीएम का प्रदर्शन वैसा नहीं रहा। तो क्यों नहीं रहा, ये जानने के लिए हमने बात की जितेंद्र सोलंकी से, जो सेबी के रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट हैं। अभी अगर हाल ही के IPOs में देखें तो काफी फिनटेक के IPOs आए हैं, इससे पहले भी और जोमेटो की लिस्टिंग के बाद काफी उम्मीदें लगी थी कि पेटीएम का IPO भी अच्छा लिस्ट करेगा। लेकिन फिनटेक कंपनीज में एक बड़ा ही चैलेंज है कि उनकी आगे क्या डायरेक्शन होगा, उनका फोकस क्या है और प्रॉफिटेबिलिटी कब आएगी, इसका कोई अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल है। तो मेरे हिसाब से पेटीएम का जो कारण रहा इतनी खराब लिस्टिंग का, उसमें 2 थे। एक तो जो रिसर्च बताती है वो ये कि थोड़ा वैल्यूएशन शायद हाई था जो पेटीएम ने निकाला था, जिस प्राइस पे शेयर आए थे। और दूसरा एक फोकस और डायरेक्शन कि पेटीएम आज की अर्निंग कैसे होगी, प्रॉफिटेबिलिटी कब आएगी, कैश वैल्यू, कैश फ्लो कब जनरेट होगा, तो इसका एक निश्चित कोई समय या डायरेक्शन नहीं है। मेरे हिसाब से वहाँ पे शायद पेटीएम को जो लिस्टिंग है इन कारणों से जो है लिस्टिंग खराब गई, उस अपेक्षित नहीं गई जो जानी चाहिए।
जितेंद्र जी, आज मार्केट भी काफी फिसला है, तो क्या पेटीएम के शेयर जो टूटे उससे सेंटीमेंट खराब हुआ? नहीं, मेरी राय में पूरे बाजार का सेंटीमेंट पेटीएम की वजह से खराब नहीं था। कुछ ग्लोबल फैक्टर्स थे जिनकी वजह से बाजार आज नेगेटिव रहा। लेकिन हाँ, पेटीएम की खराब लिस्टिंग ने उस नेगेटिव सेंटीमेंट को और बढ़ा दिया, ये जरूर हुआ। देखिए, जो अगर आप ग्लोबल फैक्टर्स को कंसिडर करेंगे तो एक तो हाई इन्फ्लेशन, काफी कंट्रीज जो है वो हाई इन्फ्लेशन की तरफ जूझ रही हैं। हाल ही में यूएस में भी जो ऑयल प्राइसेस है वो एक बड़ा फैक्टर है, जिसकी वजह से यूएस ने बोला है कि कंसंट्रेटेड एफर्ट चाहिए दूसरी कंट्रीज द्वारा जो काफी ऑयल कंज्यूम करते हैं। तो मेरी राय में इस तरह के फैक्टर्स हैं, ग्लोबल फैक्टर्स हैं जिनका रिएक्शन आपको मार्केट में दिख रहा है, जहाँ पे कि ये लग रहा है कि अब इन्फ्लेशन हाई होगा और साथ ही साथ कुछ कहीं ना कहीं जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने पैसा विड्रॉ किया है, उसकी वजह से भी जो है आज हमने देखा था कि बाजार जो है वो नेगेटिव गया है। तो ये ग्लोबल फैक्टर्स प्लस कहीं फॉरेन इन्वेस्टर्स का विड्रॉल है, और मैंने कहा ना जैसे पेटीएम ने उस नेगेटिव सेंटीमेंट को थोड़ा सा और बढ़ा दिया, तो हमने वो बाजार का रिएक्शन देखा है। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र। और अब वक्त है विदा का। हमारे शो आपको कैसे लग रहे हैं ये आप प्लीज बताइए radio@aajtak.com पर। व्हाट्सएप नंबर है 9953323303। और हाँ, पढ़ाकू नितिन आ गया है। जवाहरलाल नेहरू के जीवन से जुड़ी हर अफवाह पर हमने बात की है और सभी का पोस्टमार्टम किया है, तो प्लीज सुनिएगा। 4 किताबों के बराबर ज्ञान मिलता है पढ़ाकू नितिन भाई, ये हमारी गारंटी है। और सुनकर बताइएगा कैसा लग रहा है, क्योंकि टेलीग्राम पर हम पढ़ाकू पार्टी के नाम से मौजूद हैं। उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और जो मन में आए वो लिखिए, वहां पर हम पढ़ेंगे, जवाब देंगे। और आज तक रेडियो की वेबसाइट के अलावा आप हमें सुन सकते हैं स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, विंग, गाना, जियो सावन वगैरह वगैरह पर। तो जहां भी आप जाएं हमें ढूंढें और फॉलो या सब्सक्राइब कर लें। आज का दिन भर प्रोड्यूस किया है रोहित त्रिपाठी ने, साउंड मिक्सिंग की है अमृत रेगी ने। मेरा नाम नितिन ठाकुर है। सुनते रहिए आज तक रेडियो।